मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। ये जो थ्योरी है वो डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर के है कि बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ करते हैं एटलीस्ट उनको डिस्ट्रीब्यूट किस स्टाइल से किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एटलीस्ट सभी का करना पड़ता है, नेशनल इनकम का करना पड़ता है, प्रॉफिट का करना पड़ता है, रेवेन्यू का करना पड़ता है। तो इस थ्योरी को जो सबसे पहले जिसने प्रोवाइड किया था, प्रेजेंट की थी, वो था क्लार्क, फिर वालरस, फिर विंस्टीन। 19th सेंचुरी में जो है इन्होंने इस थ्योरी को जो है वो दिया था। उसके बाद जो है 19th सेंचुरी तक तो यही चली। उसके बाद जो है उसको कॉम्प्रिहेंसिव और प्रॉपर वे में जो प्रेजेंट करने का जो है वो जाता है J.R. हिक्स और मिसेस जॉन रॉबिन्सन। ये दो ऐसे अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने इनको एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में इस थ्योरी को प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया कि किस स्टाइल से जो है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें, जो हमारा प्रॉफिट होता है एटलीस्ट उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस स्टाइल से। तो ये थ्योरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस की फील्ड के लिए है कि टोटल जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है एक प्रोड्यूसर का, तो वो प्रोड्यूसर अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एटलीस्ट किस स्टाइल से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे कि एटलीस्ट उसका भी प्रॉफिट मैक्सिमम हो और रिसोर्सेज भी एटलीस्ट वहाँ काम करने के लिए बना रहे। वरना कंडीशन ये होगी अगर आप उसको लोअर दोगे तो वो आपकी इंडस्ट्री को छोड़ करके किसी और में चला जाएगा, और अगर आपने उसको एक्सेस में रिवॉर्ड दिया तो अदर इंडस्ट्री से सारे लेबर आपके यहाँ आ जाएंगे। तो इसीलिए एक ऐसी थ्योरी को इवेल्युएट करो कि वो प्रॉपर वहीं मेंटेन रहे, ना आप उसको एक्सेस में दो ना आप उसको लोअर में दो, एटलीस्ट जितना वो आपको रिटर्न कर करके दे रहा है एटलीस्ट आप उसके नियर अबाउट उसको प्रोड्यूस जो है, जो वो प्रोड्यूस करके दे रहा है उसी के अबाउट दो। तो ये जो थ्योरी है उसको फील्ड को है। अब इसमें ये देखना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। Then changes happening in the production by use an additional unit of variable factors, keeping other factor constant is known as marginal productivity। तो यहाँ पर ये देखना है कि आपके changes happening in production कि एटलीस्ट आपके प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हुआ। तो सपोज कीजिए पहले 100 यूनिट होती थी, उसके बाद जो यूनिट हो रही है वो 110 हो रही है। तो चेंजेस हैपनिंग इन प्रोडक्शन बाय यूजिंग ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर में मैं आपको लेबर ले लेती हूँ कि पहले मैं 10 लेबर यूज कर रही थी, अब उसके बाद जो मैं वो 11 लेबर जो है वो लेबर की क्वांटिटी यूज कर रही हूँ। कीपिंग अदर फैक्टर्स एज यूजुअल। अदर फैक्टर एज यूजुअल का मतलब है कि मैंने लैंड में कोई चेंज नहीं किया, मैंने बिल्डिंग में किसी स्टाइल का कोई चेंज नहीं किया, मेरी कैपिटल एज इट इज है, एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या वही है। तो अदर फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के हैं वो तो क्या है, कांस्टेंट है, और मैं जो फैक्टर चेंज कर रही हूँ वो एक वेरिएबल फैक्टर में कर रही हूँ, लेबर में कर रही हूँ, और उस लेबर में चेंजेस के बिहाफ पे मेरी टोटल प्रोडक्टिविटी में जो चेंज होता है इट इज नॉन एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो चेंज इन प्रोडक्शन बाय चेंज इन फैक्टर इज नॉन एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जो भी हमारे प्रोडक्शन में चेंज हुआ इस फैक्टर के चेंजेस के बिहाफ पे विच इज नॉन एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उसको हम जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो प्रोफेसर J.R. हिक्स और मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने दिया कि अगर फैक्टर को रिवॉर्ड देना है तो एटलीस्ट वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के नियर अबाउट होना चाहिए, और ये अलग माना गया है कि एटलीस्ट उस यूनिट में काम करने वाले ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है एटलीस्ट वो सेम है। उस इंडस्ट्री में जितने भी आपके वो लेबर काम कर रहे हैं तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो सेम है, ऐसा इसमें एज्यूम किया गया है। अब उन्होंने ये माना है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना तो उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। देन फर्स्ट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन जो है इन द टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शंस को उन्होंने फिजिकल टर्म में लिया है कि रियल में आपके टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज हुआ है, टोटल यूनिट कितनी इंक्रीज हो गई है। तो ये क्वांटिटी को इवेल्युएट कर रहा है, चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी बाय चेंज इन एडिशनल यूनिट। आपकी फिजिकल प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज हुआ जब आपने जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर दिया, तो विच इज नॉन एज एमपीपी, वो एमपीपी के नाम से कहलाया जाएगा। इट इज ऑलमोस्ट रिवर्स ऑफ यू इन इंग्लिश। इंग्लिश का जो यू अल्फाबेट होता है एटलीस्ट वो उसकी रिवर्स के फॉर्म में होता है, उसको रिवर्स जो है वो लिए हुए होता है। तो एमपीपी जो हमेशा होगी वो एटलीस्ट आपके इसी स्टाइल से जो है वो यू है आपका उसी में होगी, क्योंकि आपके प्रोडक्शन में जो है वो लॉज ऑफ रिटर्न ऑपरेट होते हैं। इस वजह से जो एमपीपी का जो शेप होगा वो आपका रिवर्स का शेप होगा। तो अब आप ये समझ में आ गया आपको कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कि आपके जो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंजेस हुआ, आपने जो लेबर को चेंज किया, लेबर की यूनिट को,
वो आपकी फिजिकल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। रिवर्स इन यू शेप में होगा ड्यू टू ऑपरेटिंग ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न। लॉज ऑफ रिटर्न ऑपरेट होते हैं इस स्टाइल से, इसका जो शेप होगा वो इस स्टाइल से होगा। यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट हो रहा है फर्स्ट पॉइंट्स में। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फ्रॉम ए टू बी समझ लीजिए आप, बी टू सी आपका कांस्टेंट रिटर्न एंड सी टू डी जो है वो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट होगा। ये सिचुएशन होती है लॉज ऑफ रिटर्न की। यहाँ पर आपकी अच्छी रिटर्न है, यहाँ पर आपकी कांस्टेंट है और यहाँ पर आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न है। तो ये हो गया आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन को वापस उसी स्टाइल से समझ लो कि आपके जब 10 लेबर थे तो आपका ये हो रहा था, और जब आपने ये लगा दिया तो आपके कितने हो गए 11 पे, तो 10 यूनिट जो है आपकी यूनिट में निकल करके आएगी, ये यूनिट दोगे आप यहाँ पर, ये चेंजेस हो गया। उसके बाद है एमआरपी सेकंड है कि द एडिशन इन द टोटल रेवेन्यू बाय यूज ऑफ एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपकी टोटल रेवेन्यू में क्या चेंजेस हुआ। तो जो आपकी सपोज कीजिए कि जब मैं 10 लेबर लेता था 100 यूनिट होती थी तो मुझे 1000 की अर्निंग होती थी, 11 लिया 110 हुई तो मुझे ये अर्निंग हो रही है। तो द चेंजेस इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज हुआ, ये रुपीस की बात कर रहा आपको, पहला वाला यूनिट की बात कर रहा था। हैपनिंग बाय यूजिंग एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट को यूज किया, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, वापस सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है, विच इज नॉन एज एमआरपी। तो जो यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है वो कितने का हुआ आपका 1000 लेस कर दिया, तो 100 रुपीज का जो चेंज हुआ इट इज नॉन एज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ये आपकी उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। अब होता है आपका MVP, मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, जो आपकी MPP निकल कर आई थी कि ये इन दोनों का डिफरेंस MPP आपकी 10 है, और इसको आप जो है एवरेज रेवेन्यू या आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो जो निकल के आया वो भी 100। तो तीनों टर्म से आंसर ऑलमोस्ट सेम जैसा ही आएगा। तो उसको जो रिवार्ड दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस 10 यूनिट के हिसाब से, यहाँ उसको जो रिवार्ड दिया जाएगा वो आपकी इनकम में जो चेंजेस हुआ उसके बिहाफ पे, यहाँ जो दिया जाएगा वो उसके मार्जिनल प्रोडक्शन की, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी की रियल में मार्केट क्या वैल्यू है, आपको क्या मिलेगा उससे, उसके बिहाफ पे। तो आंसर जो है वो सेम आता है। तो इन तीनों टर्म के अकॉर्डिंग आप किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है उसका रिवार्ड जो है आप दे सकते हो। तो यहाँ पर यह बताया। अब इसमें assumptions क्या है कि मार्केट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज परफेक्ट कंपटीशन, कि जो भी कमोडिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है उस कमोडिटी के मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन अवेलेबल है। इट मीन्स होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, प्राइस बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो ऐसा माना गया है कि ये जो थ्योरी ऑलमोस्ट अप्लाई होती है वो परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में होती है, कि उस कमोडिटी में जिसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो उस कमोडिटी में परफेक्ट कंपटीशन अवेलेबल है, इसलिए आपको एवरी टाइम प्राइस जो है वो सेम ही मिलेगा, 10 10 10 10 10 ही मिलेगा। इसलिए आपके रिजल्ट में इतना ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेकेंड आ रहा है कि यूनिट ऑफ फैक्टर इज होमोजीनियस। जो भी फैक्टर मैंने यूज़ किए कि जैसे 10 लेबर कर रही थी, फिर 11, फिर 12, 13, तो ये जितने भी फैक्टर मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ वो सब क्या है, होमोजीनियस फैक्टर है, सेम क्वालिटी सेम उनकी वही है, सेम ट्रेनिंग फैक्टर, सेम एजुकेशनल लेवल है, प्रोडक्टिविटी सबकी सेम है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल होमोजीनियस है, उसमें किसी स्टाइल का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि एक मैंने हाईली स्किल्ड ले लिया और एक मैंने बिल्कुल ही नॉन ट्रेंड ले लिया, ताकि एक के आने के बाद प्रोडक्शन बैक में चला जाए और एक के आने के बाद में बहुत हाई रेट से इंक्रीमेंट हो जाए। तो ऐसा नहीं है। ऐसा इस थ्योरी में एज्यूम किया गया है कि फैक्टर जितने भी यूज़ करते हैं वो सारे के सारे फैक्टर होमोजीनियस है, कंप्लीटली सब्सटीट्यूशन है एक दूसरे का, कि इसको निकालो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को निकालो तीसरा आ जाएगा। तो इनमें सब्सटीट्यूशन जो है फैक्टर में पॉसिबल है। उसके बाद बायर में भी मेजर्स MP एंड AR, बायर्स जो है इन फैक्टर का, इट मीन्स प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को बेसिक नॉलेज है, प्रोड्यूसर ये इवेल्युएट कर सकता है कि व्हाट इज MPP एंड व्हाट इज AR एंड व्हाट इज AR। उसको बेसिक नॉलेज है, एजुकेटेड है बंदा है, ब्रेन डेवलप्ड, जो उसका ब्रेन है वो फुली डेवलप्ड है, वो ये इवेल्युएट कर पाता है कि मुझे MPP किस स्टाइल से निकालनी है। तो उसको मेजर का पता है, मेजरमेंट किस स्टाइल से निकालना है। उसके बाद एवरी प्रोड्यूसर ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, हर प्रोड्यूसर की यही कोशिश रहती है कि एटलीस्ट उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो यहाँ इस थ्योरी में भी एजम्पशंस है कि हर प्रोड्यूसर चाहता है, इसीलिए तो वो ज़्यादा नहीं देना चाह रहा, वरना वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कुछ ज़्यादा भी दे सकता है, पर वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहा है। उसके बाद MP ऑफ फैक्टर गोज डिक्रीजेस, MP जो है वो गोज ऑन होगी, धीरे धीरे क्या होती जाएगी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी गिरती जाएगी।
जितना ज़्यादा लेबर यूज़ करोगे एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे आपकी एमपी जो होगी वो डिक्रीजिंग रेट से हो जाएगी, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड। उसके बाद है कि अप्लाई ओनली इन लॉन्ग रन। ये थ्योरी कब अप्लाई होगी? लॉन्ग रन में। आप शॉर्ट टर्म में अगर इसको अप्लाई करने लगो तो शॉर्ट टर्म में इसके अकॉर्डिंग आप इवेल्युएशन नहीं लगा सकते कि जैसे मैं पहले 10 लेबर के साथ ही लगाऊं स्टार्टिंग फर्म की और 10 लेबर, अब काम कोई मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी तब आएगी जब मैं लेबर की क्वांटिटी में चेंज करूंगी। और चेंज क्यों करूंगी? जब मुझे थोड़ा मेरे बिजनेस का एक्सपेंशन करना होगा। इट मीन्स आफ्टर सम टाइम। तो ये कुछ समय बाद जाकर के अप्लाई होगी। स्टार्टिंग में आपकी बिजनेस या प्रोडक्टिव यूनिट में इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और एज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुली एम्प्लॉयड है, इसलिए उनको आपके काम की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि वो आपके यहाँ काम नहीं करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं जॉब पहले से मिल रहा होगा। तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप किसी फेवरेबल कंडीशन में हो, क्योंकि टोटल फैक्टर जो है वो अंगेज है। तो दिस इज शॉर्ट समरी। ये अभी केवल हाफ पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हाफ पार्ट में आपको आगे जो है वो एक्सप्लेन करूंगी।